हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारी हेडिंग होगी वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी in isothermal expansion of an ideal gas। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। हमने ये चीज देखा था कि आइडियल गैस में एक्सपेंशन जो हो रहा था एंट्रोपी के केस में कार्नोट साइकिल में क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। उनमें से एक केस ये है कि एंट्रोपी कैसे चेंज होगी जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा होगा आइडियल गैस का। ये हमारी हेडिंग होगी पहली। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है आइडियल गैस का कैरिड आउट रिवर्सिबली, और ऐसा होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, सारा रिवर्सिबल प्रोसेस था तो कैरिड आउट रिवर्सिबली there will be no change in internal एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है आइडियल गैस का। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे जीरो। डेल्टा यू हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। हेंस फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेंस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जितना हीट अब्सॉर्ब हुआ है और कितना उस पूरे में वर्क हुआ हमारे इंटरनल एनर्जी के इक्वल में होता है। डेल्टा यू क्या हमारा जीरो है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और इससे डेल्टा क्यू क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो इसमें हम आर और इसी को आर ई वी रिवर्सिबल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। वर्क क्या हो गया आपका, नेगेटिव में है। ठीक, और नेगेटिव वर्क क्या होता है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होता है ऑन द सराउंडिंग, तब हमारा क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव आता है। तो फॉर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज लिख सकते हैं, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, बहुत ही कम चेंज के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा, इसको हमने, ये बहुत बड़ा चेंज होता है, ये वाला जो डेल्टा बनाते हैं ये बहुत बड़े चेंज का होता है, हम स्मॉल डी बनाएंगे। ये स्मॉल डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, और डब्ल्यू क्या होता है हमारे यहाँ पे, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिंस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क कैसे हो रहा है, सिस्टम के द्वारा आ रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो हमारा W क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डीवी पी डीवी। अब इस वैल्यू को W की हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, इसको इक्वेशन
1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और डी डब्ल्यू की वैल्यू हम क्या रखें, इक्वेशन सेकंड पे रख दें, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसी को हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव है, हट जाना है, तो Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू P ऑफ dV। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड पे इस इक्वेशन के, टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लेंगे, इसमें हम लिखेंगे टेकिंग, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे, इंटीग्रेशन इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड पे इंटीग्रेशन लेंगे, डी क्यू रिवर्सिबल जो है ये 0 से Q के लिए जाएगा, P यहाँ पे डी V होगा इंटीग्रेट, ये क्या हो जाएगा V1 से V2, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, अब सिंस फॉर एन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फॉर लिख देते हैं, since for 1 mole of an आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस के लिए क्या होगा, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, क्योंकि NRT फॉर्मूला होता है, N की जगह पे क्या हो गया 1 हो गया है, तो P की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से RT अपॉन V, और इस V की P की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मतलब 0 to Q dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू P की जगह पे क्या है RT अपॉन V इंटीग्रेशन V1 to V2 dV। अब क्योंकि V बाहर है, इंटीग्रेट V के साथ करना, तो हम V को अंदर डाल देंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dq का क्या आ जाएगा, Q रिवर्सिबल आ जाएगा, और इसका 0 to Q, ये क्या हो जाएगा RT इधर, और V को हम क्या कर देंगे अंदर पुट कर देंगे dV बाय V। अब dV बाय V इंटीग्रेट करेंगे, ln log होता है, log V आ जाएगा, तो Q रिवर्सिबल इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू होगी। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट मतलब 0, 0 का कोई मतलब नहीं, उसको नहीं रखेंगे, RT dV बाय V मतलब ln V, ये कहाँ लिमिट लग रही है V1 to V2। ठीक, अगली लाइन में क्या होगा, यहाँ पे लिमिट हम अप्लाई करेंगे, Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू RT, क्या हो जाएगा यहाँ पे ln V2 अपर लिमिट ln V1 लोअर लिमिट, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है ln V2 बाय V1। ठीक है, ये हमारा Q की वैल्यू आई। अब हम T को Q के साथ नीचे कर देंगे। ठीक है, Q रिवर्सिबल अपॉन T इज इक्वल टू ln V2 बाई V1 यहाँ R। अब यही क्वांटिटी Q रिवर्सिबल अपॉन T, इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, ध्यान होगा यही हमारा एंट्रोपी होता है। जब हमने एंट्रोपी डिफाइन की थी, वो आगे हमने पिछले बहुत से लेक्चर्स में हमने ये बताया, सिंस डेल्टा Q या DQ DS इज इक्वल टू क्या होता है, Q रिवर्सिबल बाय T, रेट चेंज ऑफ द हीट अपॉन टेम्परेचर, ये तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा डेल्टा S जो कि एंट्रोपी है, R ln V2 बाई V1। ठीक, यही आपकी क्या हो जाएगी चेंज इन एंट्रोपी। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। इसी क्या के लिखेंगे, दिस इक्वेशन या दिस इक्वेशन represent the variation of entropy, variation of entropy of an ideal gas
variation of entropy in isothermal expansion of an ideal gas. आइडियल गैस में जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा उस टाइम पे जो एंट्रोपी चेंज आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी आर एल एन वी टू बाई वी वन। इसके आगे ये भी लिख सकते हैं वेयर डेल्टा इज इक्वल टू क्या, एंट्रोपी चेंज आर क्या है, गैस कांस्टेंट, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। अगर हम इसी की जगह पे मान लें कि हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स है, सिंस इफ वी हैव n नंबर्स ऑफ मोल्स, यहाँ पे तो हमने मोल्स की वैल्यू क्या मान ली थी, 1 मान ली थी। अगर n नंबर्स ऑफ मोल होगा तो क्या हो जाएगा, n आगे लग जाएगा n r ln v1 बाई v2 बाई v1। ये हमारी एंट्रोपी चेंज की वैल्यू होगी अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। हमने जब कार्नोट साइकिल की भी बात की थी वहां पे हमने 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस लिया था, ठीक है, 1 मोल लिया था। अगर n नंबर ऑफ मोल्स लेते तो हम n ऐड कर देते आगे, बस हो गया। तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कैसे एंट्रोपी चेंज हो जाती है उसको देखेंगे, एंट्रोपी किस तरीके से चेंज होती है केमिकल रिएक्शन में उसको डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी कैसे चेंज होती है। तो उसके लिए हमें लिखना है वी कैन कैलकुलेट the standard entropy change, the standard entropy change, जिसको कि हम डेल्टा एस से तो एंट्रोपी चेंज होता है, उसके ऊपर नॉट लगा देंगे, 0 लगा देंगे, डिग्री लगा देंगे, तो उसको हम स्टैंडर्ड एंट्रोपी कहेंगे। तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज we can calculate the value of standard entropy change in a reaction, in a chemical reaction from calculated the value of standard entropy, value of standard entropy for the reactant and product at 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर हमें स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज पता करना है या एंट्रोपी चेंज पता करनी है तो हम क्या करेंगे, उस केमिकल रिएक्शन में जो हमने रिएक्टेंट लिया और उस रिएक्टेंट से जो हमें प्रोडक्ट बना है, जो रिएक्टेंट है उसका एंट्रोपी चेंज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और जो
प्रोडक्ट है उसका एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमने ये दोनों चीज कैलकुलेट कर ली तो हमें किसी भी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज पता चल जाएगा। ठीक है, इसी को आगे करते हैं। कंसीडर एन केमिकल रिएक्शन, कंसीडर एन केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को कंसीडर करेंगे जिसमें कि ए प्लस बी प्लस डैश डैश डैश, और ये मान लिया एल कैपिटल एल प्लस एम कैपिटल एम, हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ए क्या है, जितने हमने मोल्स लिए होंगे वो, और जो रिएक्टेंट लिया होगा वो। हमने बस ऐसे ही एक जनरल इक्वेशन कंसीडर कर ली है। तो देयरफॉर द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा। अब हम सभी को ये पता है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट की तरफ बनता है तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाता है और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, सिंपल चीज। तो हम क्या करेंगे, नाउ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी इस टाइम पे, डेल्टा एस नॉट। अब क्योंकि इन दोनों में क्या बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो हम प्रोडक्ट की एंट्रोपी को आगे लेंगे ऐसा करके कि एल एस नॉट कैपिटल एल प्लस स्मॉल एम, माने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एंट्रोपी किसकी, उस प्रोडक्ट की, प्लस डैश डैश डैश, और भी अगर प्रोडक्ट होता है तो माइनस करेंगे किससे, रिएक्टेंट वाले से, ए एस नॉट ए प्लस बी एस नॉट बी प्लस जितने भी हमने रिएक्टेंट आगे लिए होंगे एक्सेट्रा। ठीक है, इसी को हम कैपिटल पूरे जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिग्मा ऑफ, सिग्मा मतलब टोटल जितने भी एस नॉट मतलब एंट्रोपी प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट की एंट्रोपी पूरा टोटल, माइनस सिग्मा ऑफ एस नॉट रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट की एंट्रोपी है उन दोनों को अगर हम माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन की आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंट्रोपी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी होगी वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें हमारी एंट्रोपी कैसे वेरिएशन करेगी या वेरिएट होगी या चेंज होगी, जो भी बोल सकते हैं उसको। वेरिएशन और चेंज का मतलब एक ही है। अगर एंट्रोपी चेंज लिख के आ जाए या वेरिएशन लिख के आ जाए, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। वेरिएशन मतलब भी उसी का सिनोनिम्स है। ठीक है, वेरिएशन मतलब भी वही होता है जो कि मतलब होता है चेंज का। तो वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन आइसोलेटेड सिस्टम, केमिकल रिएक्शन की जगह पे लिखेंगे आप कि इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी कैसे चेंज होती है, ये एक थ्योरेटिकल चीज है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये लिख देते हैं, एन universe may be considered as isolated system। हम यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करेंगे। बट नो स्मॉल सेक्शन ऑफ यूनिवर्स, नो स्मॉल सेक्शन ऑफ यूनिवर्स may be considered as can represented a isolated system, can represented an isolated system। हम एक पूरे ब्रह्मांड को एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर उस पूरे यूनिवर्स का कोई एक पार्ट ले लें, एक पार्ट जैसे अपना सोलर सिस्टम ले लें, अगर हम पूरा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसमें बहुत से गैलेक्सीज हैं, ठीक है,
तो उसमें से हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे है। और उसमें से अगर हम अपना सोलर सिस्टम ले लें, जिसमें कि हमारा सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर ये सब आ जाता है, अगर उसमें से हमने अपना सोलर सिस्टम कंसिडर कर दिया तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं मानेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम जहां पे हमने पूरा यूनिवर्स को कंसिडर करा है, ठीक है। तो क्या होगा, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस the entropy of the universe increases, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो होगी यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब जैसे पहले थी वैसे ही बाद में भी रहेगी। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आज में हमने यही आज के लेक्चर में हमने वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, फिर हमारी सेकेंड हेडिंग रही वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन केमिकल रिएक्शन, और अब थर्ड हेडिंग वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।